हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। और बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और हम जानते हैं कि हर स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा। तो जो बच्चे ऐसा फील करते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, मेरी कोशिश रहेगी कि उन्हें भी ईजी लगे। लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है और सुनना है, और अपनी पेन कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है? तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें क्या क्या है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो हम हर चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, 6th 7th में। सबसे पहले प्राकृत प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और आपको पता है, नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, फिर ये मैंने 3 डॉट लगाए हैं, ये 3 ब्लैक डॉट है। ये जो 3 डॉट्स है ना, इसको हम कहते हैं लोप चिन्ह। मैं आपको बता दूं, अभी मैं इसका और यूज करूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोप चिन्ह। ठीक है? और लोप चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्सिस। ELLIPSIS। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है ना, 1 2 3 4, फिर मैंने 3 डॉट्स लगाए। ये 3 डॉट्स हैं, इसको लोप चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में एलिप्सिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है और इसी तरह आगे भी, और इसी तरह आगे भी, या फिर हम बोल सकते हैं अनंत तक। अनंत तक। ठीक है? और इसी तरह आगे भी, या फिर हम बोल सकते हैं अनंत तक। मतलब ये जो आप एक देख रहे हो ना, जो सीक्वेंस चल रहा है, 1 2 3 4, इसी तरह आगे भी अब आएगा 5 6 7 8, और अनंत तक का मतलब ये हुआ कि आप लास्ट प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। तो जो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या, कोई भी नहीं बता सकता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है? और इसके बाद प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा आता है पूर्णांक। नहीं, पहले आता है, एक चीज और बता देता हूं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या है? जो पूर्ण संख्याएं हैं ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स।
होल नंबर्स। और पूर्ण संख्याएं की शुरुआत होती है जीरो से। ठीक है, तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या है ना, उसमें बस एक जीरो को और इंक्लूड कर दो, जीरो को शामिल कर दो। तो 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी, एक मिनट। हाँ, 4, 4 के बाद चलो मैंने कॉमा लगा दिया, और इसी तरह आगे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। मैंने 3 डॉट लगा दिए। अब ये जो 3 डॉट लगाए ना, इसको हम लोप चिन्ह बोलते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में इसको एलिप्सिस बोलते हैं, और इसका मतलब होता है और इसी तरह आगे भी, या फिर अनंत तक, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं, इसकी शुरुआत होती है जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, और इसी तरह आगे ये बढ़ता जाएगा। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद एक चीज और है, इसके बाद है हमारा पूर्णांक। आपने सुना होगा पूर्णांक ना, तो पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, तो पूर्णांक में क्या होता है बेटा, जैसे एक ये लाइन है ना, अगर मैं एक रेखा बना दूं, रेखा मैंने ये बना दी, और आपको पता है रेखा का ना आदि होता है ना अंत होता है, रेखा अनंत होती है। मैंने दोनों तरफ तीर के निशान बनाए ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ना, ये रुकी नहीं है, ये रेखा का अंत नहीं है। रेखा में मतलब एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। रेखा में दोनों तरफ एरो हेड बने हैं, तीर के निशान बने, इसका मतलब ये कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे ऐसे जो है ना, ये बढ़ती जा रही है आगे, और पीछे भी ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये पीछे भी ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे। तो अब क्या होगा, अब जैसे यहां पर एक पॉइंट है 0, एक बिंदु हमारा 0 है। अब रेखा कैसे बनती है? देखो, रेखा बनती है जब बहुत सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, जब बहुत सारे डॉट्स, छोटे छोटे बिंदु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो रेखा बनती है। तो अब इस रेखा पर एक बिंदु हमने लिया 0, और जब आप दाईं तरफ जाओगे, मतलब राइट हैंड साइड जाओगे, तो हमें जो है ना धनात्मक पूर्णांक लेना है। 1, 2, 3, 4, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो दूरी है ना, ये बराबर है, जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में है, उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में है, उतनी ही दूरी 2 और 3 के बीच में है, और उतनी ही दूरी 3 और 4 के बीच में है, और ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम बाईं तरफ जाएंगे, मतलब उल्टे हाथ की तरफ आएंगे, तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, -1, -2, -3। ठीक है, तो ये जो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सिर्फ और सिर्फ दिशा की वजह से है, डायरेक्शन की वजह से। ये हमारा 0 है, ये 0, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अब 0 की अगर आप दाईं तरफ जाओगे, तो आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है, 0 के बाईं तरफ जाओगे, ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, और जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और 0 भी होता है। ठीक है, तो पूर्णांक में धनात्मक
संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और 0 है। ठीक है, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं बोल दूं कि 1.1 1.1 1.1, क्या ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक याद रखिएगा, जैसे अगर हम काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पूर्णांक है। ठीक है, 0 भी पूर्णांक है। और वैसे ही ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4, ऐसे ये घटता जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी जो रेखा है ना, रेखा, और ये हमारा 0 है। जब आप 0 के दाईं तरफ जाओगे तो ये पूर्णांक हमारे बढ़ते जाएंगे, और जब आप बाईं तरफ जाओगे तो ये पूर्णांक हमारे घटते जाएंगे। ठीक है, तो ये घट रहा है, मतलब 0 से छोटा है -1, और -1 से छोटा है -2, फिर उससे भी छोटा है -3, ये घटता जा रहा है। और जब दाईं तरफ जाओगे 0 से 1, तो धनात्मक 1 है, तो ये बढ़ गया। फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, तो दाईं तरफ जाने में बढ़ता जा रहा है, मान जो है बढ़ रहा है, और बाईं तरफ जाने में मान घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक हो गया, ये सभी पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बाद एक आता है हमारा अभाज्य संख्या। आप जानते हैं ना, अभाज्य अभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम अभाज्य संख्याएं, बहुवचन लिखते हैं, अभाज्य संख्याएं, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ना, तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाजित होती हैं और जो खुद से विभाजित होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हैं और खुद से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो 2 से होती है। अब जो 2 है ना, वो 1 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 3 भी 1 से विभाजित होगा और 3 3 से विभाजित होगा। इसके बाद 5 7 7, फिर 8 9 10 11 11, इसके बाद 13, फिर इसके बाद मैंने 3 डॉट लगा दिए, मतलब आगे ऐसे ही और भी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से विभाजित होती हैं और खुद से, यानी स्वयं से विभाजित होती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, उनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से? एक तो गुणनखंड होगा 1, ठीक है, और दूसरा गुणनखंड होगा वो संख्या खुद। एक्चुअली होता क्या, अब जैसे 2 है, ये 2 है ना, 2, तो 2 में जो 2 है ना, तो 2 किससे विभाजित होगा? जो 2 है वो किससे विभाजित होगा? वो 1 से, 1 और 2 से। तो 2 हमारा, ये जो 2 है ना, 2, ये 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। तो 2 के 2 गुणनखंड है, 1 और 2। अब ये 3 है, 3 किससे विभाजित होगा? 3 हमारा 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। तो 3 के भी 2 गुणनखंड है, 1 और 3। ऐसे ही 5 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 5। 7 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 7। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 गुणनखंड होते हैं और वो सिर्फ 2 संख्याओं से ही विभाजित होती हैं।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, एक नोट है, नोट, ये एक नोट है, ठीक है। तो क्या है कि जो दो होती है, दो अ, दो दो सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी और एकमात्र, सबसे छोटी और एकमात्र, और एकमात्र, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। और कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम है, वो कोई भी सम नहीं है, ठीक है। विषम संख्या आप जानते हो, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ दो है, दो को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो सभी विषम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक की, कि एक कैसी संख्या है? एक, एक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक, यानी वन, ये हमारा वन, ये कैसी संख्या है? ये जो है ना, ये ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। जो एक है आपका, एक ना तो, मैं लिख रहा हूं, जो एक है ये ना तो, ना तो अभाज्य, ना तो अभाज्य संख्या है और, सॉरी, और ये और सही नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये और लिखा हुआ है, ये मैंने और लिखा है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ लिख रहा है, इस सर्कल के अंदर बता रहा हूं। और एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही, ना ही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो एक हमारी ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि जो एक है ना, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है और वो है एक। जो वन है उसका सिर्फ एक गुणनखंड है और वो क्या है? वन। क्योंकि वन हमारा सिर्फ वन से ही विभाजित होता है और किसी से विभाजित नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं भाज्य संख्या पे कि ये भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं भाज्य संख्या, मैं यहां लिख रहा हूं भाज्य, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। भाज्य संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होता है कंपोजिट नंबर्स बेटा? देखो, जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है 4 से। जो पहला कंपोजिट नंबर है वो है 4,
यानी 4। 4 के बाद है 6। 6 के बाद है 8। 8 के बाद है 9। 9 के बाद है 10। 10 के बाद है 12। ऐसे ही और होगा, अनंत तक होगा। ठीक है। अब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी भाज्य संख्याएं दो से भी ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती हैं। अभी हम आपको बताते हैं। जैसे 4 है, तो आप बताओ 4 किससे विभाजित होगा? तो 4 हमारा 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 चौको 4 ना। और 4 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4। और 4 हमारा 4 से विभाजित होगा, 4 एकम 4। तो 4 के 3 गुणनखंड है, 1 2 4। ऐसे ही 6। 6 हमारा किससे विभाजित होगा? 1 से, 1 छक्का 6। 6 हमारा 2 से विभाजित होगा, 2 तिहाई 6। 6 हमारा 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6। और 6 हमारा 6 से विभाजित होगा। तो 6 के 4 गुणनखंड है, 1 2 3 और 6। ठीक है। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है। जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो याद रखिएगा, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो हमारी है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। और इसके बाद अब जो हम जानेंगे एक और है, वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं। सह अभाज्य संख्या जो होती है ना, वो संख्याएं होती हैं जिनका मासापा, यानी महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, इसको शॉर्टकट में मासापा बोलते हैं। मा स प। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम इसको एक चीज और बोलते हैं GCD। GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो उसमें क्या होगा, आपको पेयर दिया होगा। को प्राइम नंबर्स में क्या होगा, आपको एक पेयर दिया होगा, एक जोड़ा दिया होगा नंबर का, और आपको बताना होगा वो सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है या फिर नहीं है। तो कैसे पता करोगे? अगर उन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मा सा पा अगर एक है, ठीक है, जो आपको जोड़ा दिया गया है, अगर उनका महत्तम समापवर्तक एक है, तो वो को प्राइम नंबर्स हैं, यानी सह अभाज्य संख्या हैं। अदरवाइज नहीं है, अन्यथा नहीं है। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं, देखिए अभी मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, 2 और 3। 2 और 3, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 2 का गुणनखंड क्या होगा, आपको पता है 2 का गुणनखंड होता है 1 और 2। 1 और 2। 3 का गुणनखंड क्या होता है? वो होता है 1 और 3। अब आप बताओ, इन दोनों में जो कॉमन है
वो क्या है? इन दोनों में देखो ये कॉमन है 1, यानी एक। ठीक है, एक कॉमन है। इसका मतलब जो मासापा होगा 2 और 3 का, तो 2 और 3 का जो मासापा होगा, मा सा पा, यानी महत्तम समापवर्तक, वो हो जाएगा 1। और जब महत्तम समापवर्तक 1 होगा, इसका मतलब 2 और 3 सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक उदाहरण और देते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं एक नंबर लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 6 और 6 और हाँ 6 और 7। ठीक है, 6 और 7। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो 6 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और 6। क्योंकि 6 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 6 6 से विभाजित है। अब 7 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 का गुणनखंड होगा 1 और 7। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा गुणनखंड कॉमन है? मैंने क्या कहा, तो इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है ना, ये मैंने 1 लिखा था, ये 7 है। तो जो कॉमन गुणनखंड है दोनों में, वो क्या है? वो 1 है। देखो 6 का गुणनखंड भी 1 है और 7 का भी गुणनखंड 1 है। तो हमारा जो मासापा होगा, मासापा, वो हो जाएगा 1। और अगर मासापा 1 आ रहा है, यानी 6 और 7 भी सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। अब इसके बाद हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपने पढ़ा है ना? तो अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, तो जो वास्तविक संख्याएं हैं ना, वास्तविक संख्याएं, आपका जो चैप्टर है, आपका जो अध्याय 1 है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं ना, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक वास्तविक संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या होता है ये वास्तविक संख्या? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय संख्या, देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। तो इन दोनों संख्याओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, समूह, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ना, मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ग्रुप होता है, उनका समूह होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से, और हमने समझा भी है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है और इसको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। देखिएगा,
परिमेय परिमेय संख्याएं तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो जो परिमेय संख्या होती है ना, इसको जब भी हम लिखते हैं तो इसको अंश अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। और मालूम है, ये जो अंश और हर है, अंश की जगह हम क्या लिखते हैं? अंश की जगह हम लिखते हैं पूर्णांक। क्या लिखते हैं? पूर्णांक। और मैंने अभी आपको बताया था ना, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ। फिर 0, और इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे घटते चले जाओ। ये सभी पूर्णांक है। तो जो हमारा अंश है, मतलब जो ऊपर की तरफ है अंश, तो अंश की जगह पर हम कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक। ठीक है। लेकिन जो हमारा हर है, जो नीचे हर लिखा हुआ है, हर की जगह भी हम पूर्णांक लिखते हैं। बस याद रखना, हर की जगह हम सारे पूर्णांक लिख सकते हैं, केवल हम 0 नहीं लिख सकते, मतलब शून्य नहीं लिख सकते। जो हमारा हर होता है ना, जो हर होता है, हर, वो 0 के बराबर नहीं होता, वो 0 के बराबर नहीं होता। तो जो परिमेय संख्या होती है, अब आपकी बुक में ऐसे लिखा रहेगा, बुक में कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है ना, उसको P बटे Q के फॉर्म में लिखते हैं, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। और ये जो हमारा Q होता है ना, ये 0 के बराबर नहीं होता। और ये P और Q क्या है? ये P और Q दोनों ही पूर्णांक है। ठीक है। तो P हमारा अंश है और Q हमारा हर है। तो P की जगह पर आप कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। लेकिन Q की जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने जैसे सपोज मैंने लिख दिया 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो है। क्यों? क्योंकि 0 लिखा हुआ है ना, तो इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 0 को छोड़कर आप कोई भी संख्या लिख दो। चलो मैंने 5 लिख दिया, 0/5। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। अब याद रखना, अगर हमने पूछा कि 3/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपने हर में 0 लिख दिया है और हर हमारा 0 के बराबर नहीं होता। 0/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हर की जगह 0 आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वो होती है, मतलब जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो मैं यहां लिखता हूं, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा एक, यहां लिखते हैं बाईं तरफ, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो जो अपरिमेय संख्याएं ना, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब सुनिए जरा, बताते हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, ये मैंने बना दिया 2 का वर्गमूल। ठीक है। ये वर्गमूल किसका है? 2 का। ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर आप लिख दोगे 3 का वर्गमूल, ये भी अपरिमेय संख्या है।
ऐसे बहुत सारे हैं। पाई, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और आपने 9th में पढ़ा होगा कि अभी छोटी क्लासेस में हम क्या सीखते थे कि पाई बराबर 22/7। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पाई का सन्निकट मान है, ठीक है, तो 22/7 क्या है? 22/7 पाई का सन्निकट मान है। सन्निकट मतलब उसके करीब वाला, सन्निकट, सन्निकट मान। जो अभी तक आप बचपन से पढ़ते आए हो ना, पाई की जगह 22/7, ये पाई का सन्निकट मान है। लेकिन याद रखिएगा, पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता, मतलब एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये 22/7 जो है ना, ये सन्निकट मान है, इसलिए हम पाई की जगह 22/7 लिख देते थे। अब एक चीज और बतानी है। अब हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, दशमलव प्रसार। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ना, दशमलव प्रसार। हाँ, ये आ गया। ओके, दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो दशमलव प्रसार है, ये परिमेय संख्या का भी होता है और अपरिमेय संख्या का भी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। किसका? परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। पहला पहला होता है शांत, शांत दशमलव, शांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। शांत दशमलव को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल ना। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा है कि 127/5। अब मैंने लिखा है 127/5 ना, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश में भी पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है। और ये शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? अगर हम 5 का भाग देंगे 127 में, तो कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले 5 दूनी 10, अब ये 2 बचेगा, हम ये 7 लिखेंगे, 5 25, फिर हमारा आएगा 2 ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। अब होगा 5 चौको 20, ठीक है। तो शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया ना, और आपने यहां देखा दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, वो है 4, ठीक है। तो इसी को हम शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव का मतलब, जब आप भाग दे रहे हो ना, तो शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, दशमलव के बाद संख्याएं फिक्स होती हैं। यहां देखो आपका भागफल कितना है, भागफल आपका आया है 25.4। तो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, वो है 4 ना। तो ये हमारा शांत दशमलव होता है। अब एक और टाइप होता है इसका, इसका दूसरा प्रकार होता है परिमेय संख्या का। जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरीके का होता है। पहला है शांत दशमलव, और दूसरा मैं लिखता हूं
जो दूसरा है वो होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी अनवसानी आवर्ती। और अनवसानी आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और ये मालूम है कब पॉसिबल होता है, ये कब होता है? जब शेषफल 0 नहीं आता। अनवसानी आवर्ती कब होता है? जब शेषफल 0 नहीं आता। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7/3, तो अब आप क्या करोगे ना, 3 का आप भाग करोगे 7 में, तो 3 दूनी 6, शेषफल 1 आया। अब आपने दशमलव लगाया, क्योंकि हमको दशमलव प्रसार करना है ना। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, और फिर 1 बचा। तो आप देख रहे हो ना, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और जो आपका भागफल है ना, ये इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसके आगे 3 डॉट लगा देता हूं। मैंने आपको बोला था ना 3 डॉट किस लिए लगा रहे हैं? 3 डॉट का मतलब होता है और इसी तरह आगे भी, और इसी तरह आगे भी, या हम इसको बोलते हैं अनंत तक। क्या बोलते हैं? अनंत तक। ठीक है। और इसको हम कहते हैं, ये जो 3 डॉट लगाए ना, इसको हम कहते हैं लोप चिन्ह, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिप्सिस। ठीक है। तो जो हमारा परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है। पहला शांत दशमलव और दूसरा अनवसानी आवर्ती। अब हम आएंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब हम जानेंगे जो अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है ना, उसका जो दशमलव प्रसार होता है उसको बोलते हैं अनवसानी 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 अनावर्ती अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो ये जो हमारा अनवसानी अनावर्ती है, ये जो है ना, ये आपका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसका एक उदाहरण देखो। अब जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 0.10, फिर 110, फिर 1110, फिर 11110, और इसी तरह ये आगे भी रिपीट होता, मतलब ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसी तरह आगे भी अनंत तक। तो इसमें आप देखो क्या है, ये है आपका अनवसानी अनावर्ती, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। पहले आपने देखा 10 लिखा हुआ है, फिर 110 है, फिर 1110 है, फिर 4 बार 1 आया है, 11110, और फिर ये मैंने 3 डॉट लगाए लास्ट में। इन 3 डॉट का मतलब होता है और इसी तरह आगे भी। लेकिन ये हमारा है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो इतनी चीजें हो गई हैं। अब हम जानेंगे
अब जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं, आपको धनात्मक पूर्णांक तो पता है ना, धनात्मक पूर्णांक। तो जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, तो धनात्मक पूर्णांक की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यानी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण गुण ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण आज हम ये जानेंगे। तो जो पहला महत्वपूर्ण गुण है ना, जो पहला महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ALGORITHM। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसका एक और नाम है कलन विधि भी बोलते हैं इसे, कलन विधि। ठीक है, तो अब यूक्लिड थे कौन? ठीक है, तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, और ये यूनान में थे। यूनान, अगर आप पढ़ेंगे यूनान, अब यूनान किस देश को बोलते हैं ये आप सर्च करिएगा, ठीक है, गूगल मैप पे आप देख सकते हैं, गूगल अर्थ पे। तो यूक्लिड यूनान के थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और आज से करीब 2400 ईयर्स पहले, 24 या 2600 ईयर्स पहले इन्होंने ये एल्गोरिथम बनाई थी। अब देखिए कितनी, मतलब एक अजीब सी बात है, करीब 2500 या 3000 साल पहले इन्होंने ये एल्गोरिथम दी थी। तो उस वक्त के लोग, सोचिए जरा, मतलब उस वक्त वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, या जो भी हम लोग अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं पैंट शर्ट पहन के, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका जो ब्रेन था, उनका जो दिमाग था, वो ज्यादा डेवलप था, वो ज्यादा मॉडर्न थे हम लोगों से। मतलब हम जैसे नॉर्मल जो हम इंसान हैं, क्योंकि हम उनकी बताई हुई चीजों को सीख रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं चीजों को ना। और उन्होंने 2500 या 3000 साल पहले ये बताया था, यूक्लिड ने। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, अब इसमें इन्होंने क्या बताया, अब देखो बताते हैं आपको। इनकी एल्गोरिदम जो है ना वो क्या थी, वो बताते हैं। तो यूक्लिड ने ये बोला था कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, माना हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है a, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है b। दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, मैं बहुत बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a और b। और अगर हमारा जो a है ना, अगर ये b से बड़ा है, जो a है अगर वो b से बड़ा है, तो जब आप b का भाग दोगे ना a में, b का जब आप a में भाग दोगे, मतलब a बराबर, जब आप b का भाग दोगे a में, तो आपको भागफल मिलेगा q।
और शेष फल मिलेगा आर। अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मैंने कैसे लिख दिया, तो मैं ऐसे बताता हूं, सुनो जरा। जैसे मान लो हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक धनात्मक पूर्णांक है 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है 5। अब आप देख सकते हो जो 17 है वो 5 से बड़ा है, तो अगर मैं 5 का भाग दूंगा 17 में तो 5 तिया 15 और शेष फल में आएगा 2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 17 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 2। 17 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 2। और आप देख लो 5 का अगर 3 में गुणा करोगे तो 5 तिहाई 15 और 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो इसी बात को मैंने ए और बी के तरीके से लिख दिया है। अब ये 17 क्या है? 17 हमारा हो गया ए। 5 क्या है? 5 हमारा हो गया बी। 3 ये क्या है? ये हमारा भागफल है। ये देखो, ये भागफल है। 3 हमारा भागफल है प्लस 2 क्या है? 2 हमारा शेष फल है। ठीक है, तो जिस नंबर से हम भाग करते हैं इसको हम भाजक बोलते हैं ना। 5 को क्या बोलते हैं? भाजक। यहाँ 5 भाजक है हमारा, क्योंकि हम 5 से भाग दे रहे हैं। और ये 17 क्या है? 17 हमारा भाज्य है, भाज्य। 3 क्या है? 3 हमारा भागफल है और 2 क्या है? ये हमारा शेष फल है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 17 बराबर 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17। तो इसी को हमने बोला था आपसे कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो ए बराबर आएगा बी गुणे क्यू प्लस आर। अब ए हमारा क्या है? ए हमारा भाज्य है, भाज्य। भाज्य मतलब वो संख्या जिसमें हम भाग करते हैं। बी क्या है? बी हमारा भाजक है। भाजक मतलब वो संख्या जिससे हम भाग देते हैं। क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा शेषफल है। और ये जो आर होता है ना, जो शेषफल होता है, आर हमारा शेषफल है, ये 0 से बड़ा होता है, या तो ये 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल भी होता है। आपने देखा होगा जो शेषफल होता है वो या तो 0 आता है, या अगर 0 नहीं भी आता है तो 0 से कोई बड़ी संख्या आती है। अभी हमने भाग देकर आपको दिखाया था कि शेषफल जब भी आता है या तो 0 आता है या 0 से कोई बड़ी संख्या आती है ना। तो ये मैंने लिख दिया है ये सिंबल के फॉर्म में। जो आर है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो ये वाला सिंबल लगा दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन जो आर होता है ना, ये भाजक से छोटा होता है। भाजक मतलब जिस संख्या से आप भाग देते हो। आप देख लेना हमेशा, जिस संख्या से आप भाग देते हो ना, उस संख्या से शेषफल छोटा होता है। अब आप यहीं पे देख लो, मैंने 17 में 5 का भाग दिया है तो शेषफल हमारा 2 आया है। और जो 2 है ना, ये देखो 5 से छोटा है, भाजक से छोटा है। ठीक है, हाँ, तो ये बताया था यूक्लिड ने। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं आपको। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 25 में 7 का भाग दो, मतलब 25/7। अब अगर मुझे 25 में 7 का भाग देना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 25 बराबर 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 तिया 21 और शेष फल क्या बचेगा? 4 बचेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 48 में 12 का भाग दो, तो मैं कैसे लिखूंगा? 48 बराबर 12 का भाग देना है ना, 12 चौको 48 और शेषफल आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसका मुख्य उपयोग क्या है ये भी हम बता दें। जो हमने ये सीखा है
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कलन विधि भी कहते हैं। अब इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो मैं आपको बता दूं, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक अगर आपको निकालना है ना, तो उसके लिए आप यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं, और आपने किया भी है, आपने किया भी है, लेकिन तब आपको ये पता नहीं था कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। कैसे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, एक उदाहरण देकर बताता हूं, ठीक है। एक उदाहरण से आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, किसका, 48 और 18 का। जैसे हमसे कहा जाए कि महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक ज्ञात करो, ज्ञात करो, किसका, 48 और 18 का, 48 और 18 का। तो आप लोगों में से कई बच्चे जानते हैं कि हम लोग बचपन में कैसे करते थे, कुछ इस तरीके से करते थे कि 18 का भाग देते थे 48 में, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, भाग विधि से निकालते थे हम महत्तम समापवर्तक। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये तो ज्यादा होगा, 3 बार में, 2 बार करना है। हाँ, तो 18 दूनी 36। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12। फिर हम 12 का भाग देंगे 18 में, 12 एकम 12। फिर कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, और 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12। और जैसे ही हमारा 0 आया, शेषफल हमारा क्या आ रहा है, शेषफल अब हमारा आ रहा है 0। तो हम तुरंत बता देते थे कि अब ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या 6, यही हमारा है मासापा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो मासापा हमने पता कर लिया, मासापा हमारा है 6। अब इसी को अगर मैं बोलूं कि यूक्लिड के तरीके से करो, तो यूक्लिड के तरीके से मालूम कैसे किया जाएगा। तो यूक्लिड के तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे भाज्य, भाज्य बराबर, आप सबने ही पढ़ा है ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन, मतलब प्लस शेषफल, शेषफल ये होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमारा कितना है, ये हमारा है 48। तो 48 बराबर भाजक कितना है, 18। तो अब 18 का कितनी बार जाएगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, और प्लस शेषफल हमारा आएगा 12। अभी तो हमारा शेषफल 0 नहीं आया ना। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हम प्रयोग करेंगे इसका, 18 का और 12 का, ठीक है। 18 हमारा भाजक है और 12 हमारा शेषफल है। भागफल का अब हमें प्रयोग नहीं करना है। अब ये जो 18 है ना, जो हमारा भाजक है, अब ये हमारा भाज्य हो जाएगा, भाज्य की जगह 18 हो जाएगा, और अब भाजक की जगह 12 आ जाएगा। तो 18 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, एक ही बार जाएगा, शेषफल बचेगा 6। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हम 12 और 6 का प्रयोग करेंगे। तो अब हमारा भाज्य होगा 12। अब हमारा भाज्य हो जाएगा 12, और 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12। अब शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जैसे ही शेषफल 0 आया, तो ये जो हमारा भागफल है, सॉरी, जो हमारा भाजक है यानी 6, यही हमारा हो जाएगा मासापा। तुरंत हम बता देंगे यही मासापा हमारा हो जाएगा 6, यानी महत्तम समापवर्तक 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब आप देख सकते हैं ना इसको कैसे किया है। तो ये यूक्लिड ने बताया था और ऐसे हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। और अब एक चीज आपको और बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक की सहायता से हमने आपको क्या बताया था कि धन पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसमें से पहला गुण हमने सीखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कलन विधि कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसका प्रयोग हम करते हैं मासापा यानी महत्तम समापवर्तक पता करने के लिए। ठीक है। अब इसका दूसरा गुण क्या है, तो चलिए अब दूसरा गुण भी हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो दूसरा गुण है ना धनात्मक पूर्णांक का, इसका दूसरा गुण है इसको हम बोलेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। ये अब ये क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये बोला गया कि हर संयुक्त संख्या को, यानी हर कंपोजिट नंबर को, अब संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं ना। इसमें क्या बोला गया, ये जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसका क्या मतलब है। अब इसका मतलब है हर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब क्या, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, और कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से होती है। मैंने आपको बोला था 4 के कितने गुणनखंड हैं, 4 का गुणनखंड है 1, 2 और 4, यानी 4 हमारा 3 संख्याओं से विभाजित होगा, 1 से, 2 से और 4 से। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं, इसी को हम संयुक्त संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी जो हमारी कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, ये दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती हैं। ठीक है। तो क्या बोला गया, हर भाज्य संख्या, हर भाज्य संख्या को हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा
जा सकता है और ये तरीका एक ही होता है और ये तरीका और ये तरीका एक ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है हर भाज्य संख्या यानी हर कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और ये तरीका एक ही होता है। अब इसको समझो जरा, जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब हम आपसे अगर बोलें 36, तो 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब अगर मैं आपसे बोलूं 100 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 और 315। 315 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो आप देख रहे हैं ना कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है और ये तरीका एक ही होता है। एक ही होने का मतलब ये है, जैसे 12 को लिखा गया है तो 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, 100 को लिखा गया है और 315 को लिखा गया है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भी गुणनफल एक जैसा हो, सारे गुणनफल अलग अलग हैं ना। ठीक है, तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब इसका प्रयोग होता कहाँ है तो मैं ये भी बता दूं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका जो प्रयोग है ना, इसका प्रयोग तो इसका पहला प्रयोग ये होगा अपरिमेयता सिद्ध करने में। अपरिमेयता अपरिमेयता सिद्ध करने में, सिद्ध करने में मतलब आपके सामने अभी सवाल आएंगे, उसमें कहा जाएगा कि सिद्ध करो 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेयता सिद्ध करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा प्रयोग भी है। दूसरा प्रयोग, दूसरा प्रयोग क्या है इसका? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार प्रसार कब शांत होता है? कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है और कब अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। तो
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है? आपको पता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। शांत में क्या होता है? शांत में जो आपका दशमलव संख्या होती है ना, उसमें दशमलव के बाद फिक्स अंक होते हैं। फिक्स अंक होते हैं मतलब आप उन्हें काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। जैसे अभी मैं बोल दूं ये लिखा हुआ है 25.24, 25.24, तो ये परिमेय संख्या का शांत रूप है। ये कौन सा रूप है? शांत। क्योंकि देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दो अंक हैं, 2 और 4, आप इसको काउंट कर सकते हो ना, तो इसको हम शांत बोलते हैं। ये जो हमारा दशमलव प्रसार है ये शांत है। और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब होता है जैसे अभी हम लिख दें 2.33333 और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, रिपीट होता रहे, तो इसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। तो जो हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है ना, इसका प्रयोग अपरिमेयता सिद्ध करने में करते हैं। और दूसरा, अगर आपको परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है या हमें परिमेय संख्या दी गई है, तो हम बता सकते हैं उसका दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, कब अशांत आवर्ती होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक मैंने फोटो यहाँ पे पेस्ट की है, देखिए ये फोटो है, ये मालूम है कौन है? ये हैं द ग्रेट यूक्लिड, यूक्लिड। और ये फादर ऑफ ज्योमेट्री भी हैं। ये क्या हैं? ये हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति के पिता, ज्यामिति के पिता। ठीक है, तो बहुत महान थे हमारे पूर्वज ना, जिन्होंने इतना कुछ, मतलब आज जो कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आराम से रह रहे हैं ना, वो सब इन्हीं की देन है, इन्हीं लोगों की देन है। ठीक, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और पढ़ाई में बहुत मेहनत करो, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना तो आप बेहतर रिजल्ट दोगे। और जब आप बेहतर रिजल्ट दोगे तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट की जो आपसे उम्मीद है वो, उन्हें बहुत अच्छा फील होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है। और पढ़ाई अपने पेरेंट्स के लिए तो कम से कम कर लो यार, अपने लिए करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बच्चे जैसे मन नहीं लगाते ना, तो यही सोच के पढ़ लो कि अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।